नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के दूसरे आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर, शूटर उमेश कुमार भी गिरफ्तार। चीन ने टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, अपने माल पर शुल्क बहाल करके व्यापार तनाव ना भड़काएं अमेरिका। बातचीत ही स्थायी व्यापार समझौते का एकमात्र रास्ता। और खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ मजबूती से बढ़ाए कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ब्राजील की पहली राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल हैं। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं। 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries. Namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होगी? अल्वोराडा पैलेस से संवाददाता नीरज सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। पीछे जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पैलेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का इस पैलेस में राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति उनके साथ बैठक करेंगे और भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नई गहराई इस बैठक के बाद शुरू होगी। द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी और ये यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पहले ब्राजील के शहर रियो आए और रियो के बाद ब्राजीलिया, जो ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और उनका राजकीय सम्मान ब्राजील के द्वारा किया जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि आतंकवाद पर किस तरीके से एक वैश्विक जो सहमति है उसको बनाने की दिशा में काम किया जाए, आतंकवाद पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या आतंकवाद बन रहा है। इसके साथ साथ ही भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी किस तरह की हो सकती है उस पर भी चर्चा हो सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, इसके अलावा आईटी जैसे सेक्टर हैं जिन पर कई सारे समझौते और जो वार्ता है
वो हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ ही साइबर जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो बात है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये या कह सकते हैं कि जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्राज़ील में रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक तरीके से हम कहें कि बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बैठक होने जा रही है जब दोनों देशों के प्रमुख तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राजीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज सुबह ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्राजील के पारंपरिक सांबा रेगे के प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री के स्वागत को संगीतमय बना दिया। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील में हैं। इसके बाद वे अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्राजील के दौरे पर हैं और इस समय वो ब्रासिलिया में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रासिलिया की यात्रा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासिलिया पहुंचे तो उनका पारंपरिक तरीके से उनका वहां स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाद ब्रासिलिया में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके साथ बातचीत भी की। भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर होटल के बाहर जमा हुए थे। होटल में आचार्य जोनस मसेटी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण किया गया। पीएम मोदी ने यहां होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। उन्होंने कलाकारों की सराहना की और उनके प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत को यादगार बताया और कहा कि इनके स्वागत ने एक बार फिर ये दर्शाया है कि हमारे प्रवासी समुदाय कितना भावुक है और अपनी जड़ों के साथ कितना जुड़ा हुआ है। भारतवंशियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। सर्वजना सर्वश्री सर्वपुरुष आकर्षणाय श्री ओम नमः स्वाहा। ओम जगदानंद प्रवाह पावितस्थले गले बलं व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमार्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह सम्भ्रम ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवालरी विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वलाललाटपटपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद हेतुवास्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गला स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिन्धुरा स्फुरत् कबुतरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवार्तभूतभर्तरि इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं सबं पठन् स्मरन् कृपन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ओम शबा 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 शबा
प्रधानमंत्री जब ब्राजीलिया पहुंचे, होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे तो भारतवंशी उनके स्वागत के लिए रहे। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से घोषणा हुई थी कि वो आएंगे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे और इंतज़ार कर रहे थे। जितने उत्सुक हम सब भारतीय थे, उतने ही उत्सुक यहाँ के लोग हैं। आप भी काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री का? हाँ जी, मैं न्यूज़ में देखती रहती हूँ उन्हें, एंड जब से मैं इधर आई हूँ ब्राज़ील में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री इधर आ पाए और हमसे मिल पाए। हम सुबह से ही इतना साड़ी पहन कर तैयार होके आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पहली बार प्रधानमंत्री जी को सामने से देखा, इसके लिए बहुत ही रेडी थे कि कब वो आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा कि विदेश की धरती में प्रधानमंत्री जी से मिले। हम पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत अच्छा है। बहुत पहले से ही, जब से पता चला कि तब से ही हम उत्साहित थे कि किस दिन अब सामने देखेंगे, सब मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने एक पूरे ऑपरेशन को इतना परफेक्ट नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर क्या महत्व रखता है एक औरत की ज़िंदगी में। उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नाम रखा, और ना ही सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़े, बट इवन सारे लेडीज़ को भी उन्होंने इतना जोश भर दिया कि बस अब तो भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा गहराई पहुंचाएगी। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के जो कदम हमेशा से उठते रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, और उसको लेकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशी भी गर्व करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। हिंदी एक वैश्विक भाषा बनकर उभरी है। पूरी दुनिया में हिंदी भाषा के प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्राजील के निवासी भी हिंदी सीख रहे हैं। ब्राजील के लोगों का हिंदी सीखने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि वे भारत की समृद्ध संस्कृति को गहराई से जान पाए। देखिए ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। आज हिंदी ग्लोबल भाषा बनती हुई जा रही है, और आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी को सुनना, हिंदी को पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम ब्राज़ीलिया में एक क्लास में आए हैं जहाँ पर हिंदी में पढ़ाई की जा रही है। जो हिंदी है वो अब ब्राज़ील के लोगों के जहन में, ब्राज़ील के लोगों के मन में धीरे धीरे उतर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में जो हिंदी है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि हिंदी किस तरीके से प्राथमिक स्तर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर है उसको पहचान सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हिंदी धीरे धीरे यहाँ पर फेमस हो रही है। इसके साथ साथ ही हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हिंदी में ना केवल लिखता है, ना केवल पढ़ती हैं, बल्कि एक खूबसूरत जो गाना है वो भी हिंदी में गा के आपको सुनाएंगी। तो हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं और हिंदी में एक खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं। चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे, आने वाली कब आएगी
कोई दे बता तुम रहे हैं जाने कब से हम उसका पता आजा जा 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 जा। तो ये आपने देखा कितना खूबसूरत तरीके से हिंदी गाना सुनाया, और यही खूबसूरती है हिंदी की कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो लोग हैं वो हिंदी सीख रहे हैं और एक तरीके से हिंदी को काफ़ी समृद्ध कर रहे हैं, और ये लोग भी भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर उसको जानना चाहते हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्राजील के मूल निवासी ब्रूनो को हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। ब्रूनो हिंदी में ही बातचीत भी करते हैं। ब्रूनो को भारतीय संस्कृति भी काफ़ी पसंद है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत और ब्राज़ील के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने की ब्रासीलिया के निवासी ब्रूनो से खास बातचीत। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं, ब्रूनो हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम ब्रूनो है। First, namaste. I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Reva Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया। मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that भारत मेरे दिल में है। मोदी जी की जो शख्सियत है, मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that this visit can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए हैं, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं, और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। आइए ब्राज़ीलिया के कुछ और रंगों से भी आपको रूबरू कराते हैं। एक समय था जब ब्राज़ीलिया में दूर दूर तक भारतीय व्यंजनों का स्वाद खाना तो दूर देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतवंशियों ने स्टार्टअप के रूप में भारतीय व्यंजन ब्राज़ीलिया के लोगों के सामने परोसने शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ के लोगों ने भी दिल खोलकर भारतीय खाने की तारीफ की है। देखिए ब्राज़ीलिया से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक और खास रिपोर्ट।
नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट। इस समय हम ब्राज़ीलिया में हैं और आपको बता दें कि भारत के फूड को, भारत के कल्चर को देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो भारत के लोग हैं वो फैला रहे हैं। ऐसे ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं। आपने इंडियन फूड यहाँ पर पेश किया और काफ़ी लोग दिख भी रहे हैं खाते हुए। एक्चुअल में सर यहाँ पे ऐसा है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब तो लोग नहीं खाते थे मिर्ची ज़्यादा, लेकिन अभी सीख गए हमारे साथ खाते खाते। तो मेरा तो हफ्ते में 1 किलो हरी वाली मिर्ची यूज़ कर लेते हैं हम लोग। अब खाने लगे धीरे धीरे, लेकिन उनका एक माइंड ऑलरेडी सेट होता है कि जब हम इंडियन फूड खाते हैं तो ये स्पाइसी होगा। तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या डिमांड रहती है? सर समोसे का बहुत ज़्यादा रहता है, और दूसरा हमारा चिकन टिक्का मसाला या बटर चिकन बहुत फेमस है यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली नॉनवेज खाना भी पसंद करते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे वेगन लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो दाल बहुत खाते हैं लोग, चना बहुत खाते हैं लोग, क्योंकि उसका ये होता है कि यहाँ पे वेगन बहुत ज़्यादा लोग हैं, वेजिटेरियन से भी ज़्यादा वेगन है यहाँ पे लोग। भारत के खान पान को आप ब्राज़ील के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर अच्छा लगता है, हमें तो प्राउड फील होता है, और हमारी कंट्री है तो हम तो खुशी खुशी जाते हैं और 2-3 चीज़ें और भी समझाते हैं उनको, ये भी खाओ अच्छा है। बाकी लोग तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वैसे लोगों को कल्चर ही तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी कुंभ मेले में भी तो बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और वो पर्सनली यहाँ पे आके मेरे से मिले। तो हम कुंभ मेला गए थे, इंडिया जाते रहते हैं हर साल में, कोई योगा से कनेक्टिंग है हमारे एम्बेसी में। जो लोग हैं जो इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और किस तरीके से भारतीय खान पान को पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन AK के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ब्राज़ीलिया। पिछले 50 सालों से ब्राजील में रह रही भारतवंशी रीवा गर्ग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया ग्लोबल लीडर के तौर पर देखती है। भारतवंशी रीवा गर्ग से बात की है DD न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ीलिया पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो भारतवंशी जो लोग हैं उनमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह भी है। रेवा जी, कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और जो भारत के लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को लेकर? बहुत उत्साहित हैं, और जिनको देखने के सुनने के लिए परमिशन नहीं मिली है वो बड़े उदास हैं। तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं। आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं, तमाम भारतवंशियों से वो मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से रह रहे हैं, और प्रधानमंत्री लगातार कहते भी रहे हैं कि एक तरीके से वो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लोग। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि सच बताऊं तो 2014 से पहले हमको इतनी वक्त नहीं दी जाती थी, और अब मोदी जी के आने के बाद से हम जो हिंदुस्तानी हैं उनको बहुत खुशी है। हिंदुस्तान की जो हिंदुइज़्म और योगा ये सब कल्चर है जो, उसको लेके यहाँ के लोग बहुत सम्मान देते हैं और जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए वो हिंदुस्तान की यात्रा भी करना चाहते हैं और उसके बारे में पूछते हैं हमसे। आपको लग रहा है कि अब पिछले 11-12 सालों में ये नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ी हैं एक दूसरे के प्रति? अवश्य, बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, पर इसमें मुख्य रूप से ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। और जब से पता लगा है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सब एक्साइटेड हैं कि मिलने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेवा जी जो बता रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ के जो इंडियन हैं, भारतवंशी हैं, उनमें गजब का उत्साह है। बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार यहाँ पर जो भारतवंशी हैं वो कर रहे हैं। और आप देखें कि रेवा जी पिछले 50 साल से ब्राज़ील में रह रही हैं, ब्राज़ीलिया में, और भारत के कल्चर और भारत की संस्कृति को ब्राज़ील के लोगों से रूबरू भी करा रही हैं। और ब्राज़ील के लोग भी जान रहे हैं कि इंडिया अब किस तेज़ी के साथ बदल रहा है, तकनीक के इस युग में इंडिया कितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ब्राज़ीलिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता अगले साल करने वाला है। क्या है भारत के प्लान्स, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट, क्या हुआ?
अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले साल भारत ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण अवसर होगा। उससे पहले ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास के लिए अन्वेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विचारों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। बढ़ते अब आगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित जननायक स्थल विजय घाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस एनकाउंटर में दूसरा आरोपी विकास उर्फ राजा मारा गया है। यह एनकाउंटर रात को पटना सिटी इलाके में हुआ है। घटनास्थल का सुबह पुलिस आला अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। बता दें कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को पटना के
माल सलामी इलाके से पकड़ा था। पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार भी बरामद किए थे। उसने लगभग 1 लाख रुपए के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की निशानदेही पर कोतवाली थाने से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बढ़ते आगे, आगरा में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता और वकील जलालुद्दीन पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो न्याय की गुहार लेकर कांग्रेस नेता जलालुद्दीन के पास गई थी, लेकिन उसने शहर के कांग्रेस कार्यालय लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि यह उसके साथ बीते 3 सालों से ये हो रहा है। महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसपे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीमें लगाई गई हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अब बात बाबा बर्फानी की। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ धाम के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। इस दौरान जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा की भव्य तस्वीरें, जहां अमरनाथ यात्रा के दौरान एमआरटी टीम यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने एमआरटी टीम से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। मैं बालटाल के आधार शिविर पर हूं। बालटाल से तकरीबन 14 किलोमीटर की पूरी यात्रा होती है, जो सीधी खड़ी चढ़ाई की यात्रा होती है। यात्रा को सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के सारे इंतजाम किए गए हैं। आप क्यूआरटी के बारे में सुने होंगे, क्विक रिस्पांस टीम, लेकिन आपको आज मिलवाते हैं हम सीआरपीएफ की एमआरटी से, यानी माउंटेन रेस्क्यू टीम से। क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हमारी एमआरटी टीम रोप से संदर्भित एवं प्राथमिक उपचार से संदर्भित किसी भी प्रकार का आपातकालीन घटना होने पर तुरंत जीरो रिस्पांस करने के लिए प्रशिक्षित है। हम पूर्व में सीआरपीएफ में एमआरटी टीम की इकट्ठा 144 बटालियन में करने के उपरांत हमें 7 वीक का प्रशिक्षण दिया गया रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर। इससे रोप रेस्क्यू के संदर्भ में हमारे पास कैराबिना, एसेंडर, डिसेंडर, रोप, मिटॉन्स, सारे अत्याधुनिक उपकरण हमारे साथ उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम इस अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में अपनी ड्यूटी को उचित गुणवत्ता के सिखलाई के अनुसार सफल अभियान को सफल करेंगे। लोग अगर घायल हो जाते हैं, खाइयों में गिर जाते हैं, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना सारे कार्य। जी सर, हमारे जो एमआरटी का टीम है सर, तुरंत रिस्पांस करता है और साथ ही साथ जैसे कोई विक्टिम अगर नीचे गिर जाता है, उसको उसी टाइम में हम लोग ये स्ट्रेचर के साथ, हम रोप के साथ दड़िया बांध करके उसको नीचे से ऊपर में उठा के ले आते हैं और तुरंत हमारा जो मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम हमारा उसको बेस कैंप हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हम देख रहे हैं आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, फर्स्ट एड बॉक्स है। अगर कोई घायल होता है तो क्या क्या तत्काल उपचार और तत्काल सेवा? सर, जैसे यहाँ पे किसी विक्टिम गिर गए, खाई में गिर गए, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम उनको ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं और फिर फर्दर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। सर, मेडिकल रिलीफ के लिए क्या क्या कर पाते हैं? सर, किसी भी तरीके का अगर पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो ब्लडिंग को कंट्रोल करने का हो या सीपीआर की आवश्यकता है, जो अनकॉन्शियस है उसको देने को, या फ्रैक्चर हो, उसके संदर्भ में मेरी टीम जो है वो पूरा ट्रेंड है। जो भी हमारे पास आता है उसको हम हेल्प करते हैं। सर, डीआईजी सुधीर कुमार जी हमारे साथ हैं सीआरपीएफ के। सर, ये पूरा का पूरा देखें कि हाई एल्टीट्यूड पर ये पूरे जवान लगातार मुस्तैद हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में। बिल्कुल, ये मुस्तैद हैं, यहाँ वेल ट्रेंड है, इनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा हर जगह से प्रशिक्षित हैं। इस बार ट्रेनिंग में विशेष ध्यान दिया गया, हर तरह के इक्विपमेंट इनको दिया गया है और पिछली साल इन लोग का काम काफ़ी अच्छा रहा, इस बार भी और अच्छा हो रहा है। कई लोगों को इन लोगों ने मदद पहुँचाया है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाया है और यहाँ थोड़ा सा नेचुरल थ्रेट है, उस नेचुरल थ्रेट को देखते हुए इनको तैयार किया गया है। सर, पिछली बार तकरीबन 13,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया, सेवाएं प्रदान की गई। अभी अगर देखें तो यहाँ से पूरे यात्रा मार्ग पर कितना डिप्लॉयमेंट है एमआरटी का? एमआरटी का लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जो सीआरपीएफ का स्पेशली ट्रेंड एमआरटी है, इसको बालटाल, दोमेल और रेल पथरी तक रखा गया है, जहां लोग उतरते समय काफ़ी अधिक उनको समस्याएं होती है और चढ़ते समय भी होती है। वहाँ यह हमेशा तैयार रहता है। ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा है, लिहाजा यहाँ पर जो भौगोलिक चुनौतियाँ हैं उनसे तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए इस विशेष टीम का गठन किया गया है। यात्रा सानंद हो, सकुशल हो, संपन्न हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बालटाल बेस कैंप,
गांधरबल। आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का अंतिम दिन है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ की वापसी की रस्म को नीलाद्री विजय कहा जाता है। नीलाद्री विजय की रस्म संध्या धूप के साथ शुरू होगी। इस रस्म के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हर कोई यहाँ आकर खुद को सौभाग्यशाली समझता है। जो मैं एक्सप्रेस तो कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो अपना मन का फीलिंग्स है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ उनसे। भगवान का अधर उत्सव है। तीनों भगवान को तीनों रथ का ऊपर अधरपणा पूजा होंगे। जो रथ यात्रा का ये एक महत्व उत्सव है। गतकाल महाप्रभु की सुनार श्रृंगार हुए थे, तो आज महाप्रभु के तीनों रथ में सामने में महाप्रभु के सामने में तीनों मिट्टी का हांडी में महाप्रभु का आदर उत्सव पालन करेंगे। जो उसको महास्वर सेवायतन है उसको प्रिपरेशन करेंगे। और भगवान जी का ये पांचन भोग होता है जिसको पाने के लिए रथ का चार पार्श्व में जो भगवान जी है और घोड़ा सारथी और बाहर का जो अत्युत्त आत्मा है और भगवान जी है, जो भगवान जी का महाप्रसाद पार नहीं पाते मंदिर के अंदर में, वो सब इसी दिन को देख के रहते हैं। कभी भगवान जी बाहर आएंगे और रथ यात्रा में ये अधर उत्सव उनको महाप्रसाद के हिसाब से वो पाएंगे। लगभग 2-3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहा है। और इससे पहले नॉर्मली पुरी के जो लोकल श्रद्धालु हैं उन लोग का ज़्यादा आना रहता था अधरपणा नीति के दौरान। लेकिन आज हमने ये देखा कि हम लोग प्रिपेयर्ड भी थे इस चीज़ के लिए कि बाहर जिलों से, बाहर राज्यों से काफ़ी और श्रद्धालु लोग आए हैं और महाप्रभु के अधरपणा नीति को का दर्शन किए हैं। काफ़ी प्रसन्न होकर श्रद्धालु और भक्त जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न थे और बहुत भक्ति भाव उनमें भरा हुआ था। क्या बलभद्र माँ सुभद्रा का एक अच्छा दर्शन करेंगे और हम लोग और प्रभु की कृपा से सारा जो नीति है वो सही टाइम पे हो। खबर असम से आ रही है। असम के कार्बी आंगलोंग में आज सुबह लगभग 9:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप की गहराई 25 किलोमीटर रही। भूकंप में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गड़ा गांव में हुई इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं घायलों के परिजन ने बताया कि वे धर्मशाला में सो रहे थे। अचानक दीवार भर-भराकर उनके ऊपर आ गिरी। अधिकारियों ने बताया कि दीवार गिरने से कारणों की जांच की जा रही है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। उन्हें हर संभव इलाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को शासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पर्यावरण एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव के अंतर्गत एक अनोखा वृक्षारोपण अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य पूरे साल में 70 लाख पौधे लगाकर शहर की हरियाली को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। बता दें कि दिल्ली में 12वें दिन वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। रोहिणी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हॉटस्पॉट रहा, जिसका AQI 70 दर्ज किया गया। वहीं इस अभियान को गति देने के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वन एवं वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग और GPCC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां वृक्षारोपण की प्रगति, विभागीय समन्वय और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा की गई। 1 जुलाई से शुरू हुए वन महोत्सव के दौरान अब तक स्कूलों, पार्कों, कॉलोनियों और जंगल क्षेत्रों के हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। यह बहुस्तरीय वृक्षारोपण अभियान न केवल शहर को हरा भरा बना रहा है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रदूषण के खिलाफ एकजुट भी कर रहा है। खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत के भारी से बहुत भारी वर्षा रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, असम और मेघालय में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 13 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई तक ऐसी स्थिति संभव है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में आज भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 13 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 10 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर आकाश में बिजली चमकने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे में भारी बारिश, वहीं तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर मौसम के गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। टीमें नाव से घाटों पर गश्त कर रही हैं और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दे रही हैं, क्योंकि कई घाट अभी भी जलमग्न हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। कल से राज्य में मानसून कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। रेड और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बावजूद पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। शिमला में सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बल्कि मानसून ट्रफ की वजह से बारिश होती है। 3 दिन पहले मानसून ट्रफ के दिल्ली से नॉर्थ हरियाणा की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे थे। इसी को देखते हुए हिमाचल में बहुत भारी बारिश के रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई, मगर ये मानसून ट्रफ दिल्ली में ही रुक गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज और अगले 2 दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर और 11 से 13 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग के मुताबिक आज इलाके में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जबकि जम्मू में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की एडवाइजरी में कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ आने के साथ ही भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की आशंका जताई गई है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि नदियों, नालों जल स्तर बढ़ने और कुछ निचले इलाकों में जल भराव की भी आशंका है। कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने ट्रंप प्रशासन को अगले महीने अपने माल पर टैरिफ बहाल करके व्यापार तनाव को फिर से भड़काने के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं से चीन को बाहर करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने वाले देशों पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। चीन, जिसे शुरू में 100% से अधिक टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की ओर से अलग रखा गया था, के पास अब समझौता करने के लिए 12 अगस्त तक का समय है, ताकि अप्रैल और मई में टैरिफ एक्सचेंज के दौरान लगाए गए अतिरिक्त आयात प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से ट्रंप को रोका जा सके।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ वार्ता निर्धारित है और साथ ही गजा से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के विवादास्पद प्रयास पर प्रगति के संकेत दिए। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल फिलिस्तीनियों के बेहतर भविष्य के लिए अन्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू ने सुझाव दिया कि गजा के निवासी पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बैठक महत्वपूर्ण और सारगर्भित थी। हालांकि उन्होंने कहा कि बैठक के विषय पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। नेतन्याहू ने अपने दौरे से पहले कहा कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ट्रंप का धन्यवाद करते हैं। स्टीव विटकॉफ इसी हफ्ते दोहा की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू वॉशिंगटन में गुरुवार तक रहेंगे और अमेरिकी सांसदों से भी मिलेंगे। ये स्पष्ट है कि इस बार दोनों नेताओं की बातचीत गंभीर और रणनीतिक दिशा में हो रही है, जिसमें गजा संघर्ष के समाधान की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की और उन्हें एक औपचारिक नामांकन पत्र भी सौंपा। प्रेस के सामने नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि उनके पास इजराइल के आसपास के कई देशों का अच्छा सहयोग है, कुछ अच्छा जरूर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण हथियार भेजना रोक दिया था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उसे अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार भेजेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा है कि ईरान बातचीत के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझा सकता है, लेकिन उनके देश पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद विश्वास एक मुद्दा होगा। पेजेशियन ने कहा कि ये एक साक्षात्कार में ये बात उन्होंने कही। साथ ही पेजेशियन ने इजरायल पर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने इस क्षेत्र पर बमबारी करके उनकी हत्या करने की कोशिश की, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे। दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक चली जंग खत्म होने के बाद ये पहला बड़ा आरोप है जो इजरायल पर लगा है। इजरायल ने यमन में हूथी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस हमले में 3 बंदरगाहों और एक बिजली संयंत्र को उड़ा दिया। इजरायली वायुसेना ने हुदैदा, रास ईसा और सैफ पर जोरदार हवाई हमला बोला और ये हमले इजरायल पर हूथी हमले के जवाब में किए गए। इजरायल की सेना ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये हमला यमन के पश्चिमी तटीय शहर अल जजीरा के रास ईसा बंदरगाह पर हूथियों द्वारा जब्त किए गए जहाज पर किया गया। बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पहले पारी में बनाए 626 रन का जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में 170 रन पर आउट हो गई। इसके बाद टीम को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 51 रन बना लिए। नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने एलेक्स डी मिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर के प्रतिद्वंद्वी ग्रेगोर दिमित्रोव 2 सेट से आगे चल रहे थे, लेकिन वे चोट के चलते मैच से रिटायर हो गए। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक ने पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। बेलिंडा ने राउंड ऑफ 16 में रूस की अकैटरीना को 7-6, 6-4 से मात दी। रूस की टीनेजर मिरा आंद्रीवा ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 7वीं वरीयता प्राप्त आंद्रीवा ने अमेरिका की एमा नेवारो को 6-2, 6-3 से मात दी। ईगा श्वांतेक ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 8वीं वरीयता प्राप्त ईगा ने डेनमार्क की टॉसन को 6-4, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
विश्व चैंपियन स्पेन ने महिला यूरो में ग्रुप बी के मैच में बेल्जियम को 6-2 से मात दी। स्पेन के लिए स्ट्राइकर एलेक्सिया पुतेलस ने 2 गोल किए। इस मैच में एताना बोनमाती भी खेलती दिखाई दी। वे हाफ टाइम के बाद मैदान पर उतरी। बोनमाती प्रतियोगिता की शुरुआत से ठीक पहले बीमार हो गई थी। अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजेल डी मारिया रोजारियो सेंट्रल क्लब में शामिल हो गए हैं। 37 वर्षीय डी मारिया ने 2 दशक पहले इसी क्लब के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। डी मारिया ने हाल ही में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास लिया था। डी मारिया ने अपने करियर में रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पेरिस सेंट जर्मेन और यूवेंटस जैसे शीर्ष क्लब का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने यूरोपियन क्लब्स के साथ 30 और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ 6 खिताब जीते हैं। क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल में चेल्सी का सामना फ्लूमिनेंस से होने वाला है। इस मैच से पहले चेल्सी की टीम अभ्यास में जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर।